नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको 7 स्टेप स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो अगले 70 दिनों में आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दिसंबर 2024 का जो सीटेट है वो 1 दिसंबर को होगा और ऐसे में अगर आप देखें तो आपके पास हार्डली 70 टू 75 डेज हैं। मिनिमम हम मान के लेते हैं कि आपके पास 70 डेज हैं, बट इन 70 डेज में आप कैसे अपनी सीटेट की तैयारी करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है ना, तो पहाड़ पे चढ़ने का के 2 तरीके हैं कि अगर आप सीधे अपना बैग उठाएँ और निकल पड़ें, वो बहुत ही गलत तरीका है। लेकिन अगर आप पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि उससे पहले आप वहाँ उस पहाड़ के बारे में समझ लें कि भई वो वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ की वेदर कंडीशंस क्या रह होती हैं और साथ के साथ कुछ ट्रेनिंग अगर आप लेकर जाएँगे, तो आपको पहाड़ चढ़ने में आसानी होगी। इन द सेम वे जब अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ किताबें उठा के पढ़ लेने से सीटेट क्लियर नहीं होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएँ, जिससे कि आपको ये पता हो कि अगले जो मेरे दिन होंगे एग्ज़ाम से पहले, वो कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे मुझे हर एक दिन को यूटिलाइज़ करना है। इस बार दोस्तों जो सबसे सरप्राइज़िंग चीज़ है वो है इसके एग्ज़ाम डेट की। 1 दिसंबर को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका एग्ज़ाम तय किया गया है और अगर मैं बात करूँ आज से भी, तो लगभग हमारे पास 74 या 75 डेज़ हैं। बट फिर भी मैं आपको मिनिमम 70 डेज़ मान के ये स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अगले 70 दिनों में अपनी जो तैयारी है वो बेहतर कर सकते हैं। अभी तक आप देखेंगे तो क्या होता हुआ है कि आपको जनरली 4 से 5 महीने मिलते हैं तैयारी के लिए और फिर आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस बार बहुत ही सरप्राइजिंग ये है कि आपको सिर्फ 2.5 महीना दिया गया है और उस 2.5 महीने में ही आपको अपनी तैयारी करनी है। तो हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे हमें सीटेट की तैयारी शुरू करनी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कैसे जाएंगे धीरे धीरे हम समझेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले, यहाँ पे मैं सीटेट लिखता हूँ कि हम सीटेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आप सभी के दिमाग में पहला सवाल यही होता है कि हम क्या पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि हम क्या पढ़ें। तो इस क्या पढ़े का जवाब आपको मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति ने अगर आपको कोई गलत सलाह दे दी और आपने उसको फॉलो कर लिया, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी और समय जब आपके पास नहीं बचेगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। उससे बचने के लिए कि हम क्या पढ़ें, इसको समझना है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ पर ध्यान देंगे और वही हमारा पहला स्टेप है स्ट्रैटेजी का, वो है सिलेबस। सिलेबस एक तरीके से मान के चलिए कि वो रास्ता है आपकी सक्सेस की तरफ, जो आपको बताएगा कि भाई आपको इसी रास्ते पे चलना है और किसी रास्ते पर नहीं चलना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर ये घर है किसी का और आप किसी के घर जा रहे हैं, तो उसके घर जाने के कई रास्ते आपको मिल सकते हैं। भाई एक सीधा रास्ता भी हो सकता है, एक थोड़ा सा घुमावदार भी हो सकता है रास्ता जो उसके घर की तरफ जा रहा हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो उसके घर की तरफ ना जाके किसी गलत जगह चले जाएंगे, गुमराह कर देंगे। तो सिलेबस एक वो सीधा रास्ता है जो आपको उसके घर तक पहुंचाएगा, यानी कि सीटेट तक पहुंचाएगा। और अगर आपको सिलेबस पता है, आपने सिलेबस पढ़ रखा है, तो आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। 99% बच्चे यही गलती करते हैं कि वो सिलेबस पढ़ते ही नहीं है। अगर आप देखें तो लगभग 33-34 पेज का इंफॉर्मेशन बुलेटिन हर साल सीटेट हर बार सीटेट जो है वो सीबीएसई सीटेट की वेबसाइट पर डालती है। लेकिन मुझे ये बात पता है कि 99% बच्चे जो होते हैं वो सिलेबस पढ़ते ही नहीं है। वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की वीडियोस देख लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं और जो जो बता रहे होते हैं उनको कर रहे होते हैं, जो कि ब्लाइंडली है। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बस मेरे भरोसे रहे कि मेरे ही वीडियोस देखते रहे, नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी मेहनत आपकी सक्सेस में किसी भी टीचर का योगदान 10% से ज़्यादा नहीं होगा। 90% मेहनत आपको खुद करनी है। आपको खुद तय करना है, खुद सेल्फ स्टडी करनी है। कोई आपको बेशक पेड कोर्स भी बेच रहा है ना, तब भी ध्यान रखिएगा उससे भी आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सिर्फ 10% बेनिफिट उससे ले सकते हैं, फिर भी आपको 90% मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। तो ये माइंडसेट बना के चलिए कि आपको मेहनत खुद करनी है। कोई टीचर आपकी हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर बेकार होते हैं, आपको किसी की क्लास नहीं लेनी है, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उनका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन एक सीमित योगदान है।
जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो केवल और केवल आपका है, जो कि आपको खुद पे ध्यान देना है, खुद से तैयारी करनी है। 90% चीजें आपको खुद से करनी है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि आप सिलेबस जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। क्या करेंगे आप? सिलेबस फोन में नहीं पढ़ेंगे। फोन में पढ़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं कि भाई सीटेट की वेबसाइट जाओ, फोन से अपना उसको डाउनलोड करो और पढ़ लो। वो काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको जो उसका प्रिंट आउट है वो लेकर के रखना है अपने पास। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, आप बाहर जाइए, उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के रखिए। दो रीजन से मैं ये कह रहा हूँ। एक तो ये फोन में होने से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन का एक कारण बन जाता है फोन। वो आपको नहीं करना है, आपको डिस्ट्रैक्शन कम से कम करना है। दूसरी चीज ये होता है कि सिलेबस अगर आप फोटो कॉपी निकाल के रखेंगे तो बिल्कुल सामने रखेंगे अपने, जिससे कि आप समय समय पर सिलेबस को देख सकें। सिलेबस पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सीटेट का अगर आप देखें एग्जाम जो होता है, उसमें से सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेबस से ही होते हैं। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आता है। 2-3 पेज का सिलेबस होता है, उसको डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़िए, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करिए, एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करिए कि भाई ये क्या है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए सीडीपी में एक टॉपिक आता है कि चिल्ड्रन विद डाइवर्स बैकग्राउंड। ठीक है, अब यहां पे ये एक लिख दिया सिर्फ डाइवर्स बैकग्राउंड, बट इसका मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा कि डाइवर्स बैकग्राउंड का मतलब किन किन की बात हो रही है। ठीक है, खैर जब मैं आपको सीडीपी की सीरीज स्टार्ट करवाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको सीटेट का जो सिलेबस होगा उस पर ही डिटेल में चर्चा करूंगा, समझाऊंगा कि सीटेट का सिलेबस क्या है, डिकोडिंग करूंगा उसकी, आपको एक एक चीज समझाऊंगा वर्ड बाय वर्ड की कोई अगर पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसमें आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली जो स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे दैट विल बी सिलेबस। सिलेबस आपको अपना डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है और फिर आपको सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं है सिलेबस आप कहीं निकाल लें, पढ़े और दबा के रखें, नहीं। सीटेट का सिलेबस आपके पास हमेशा रहेगा। ये पहली कंडीशन है इस एग्जाम के तैयारी की। चलिए दूसरी स्ट्रेटजी पर आते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है कि आप क्या करेंगे? जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे तो दूसरा जो आप करेंगे, लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप में से 50 to 70% बच्चे ऐसे होंगे जो शायद उनको ये समझ में ना आए, क्योंकि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। अगर आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं, खासकर उन बच्चों की बात करूं तो उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट चीज होगी। लेकिन डोंट वरी, फिर भी आपको पीवाईक्यू देखना है। 5 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आंसर नहीं निकल रहा, आपके आंसर गलत हो रहे हैं, डोंट वरी, उस पर ध्यान मत दीजिए कि आपको सही आंसर दे रहे हैं। आपको बस ये देखना है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक बार अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है, सिलेबस आपके सामने है, फिर आप क्या करेंगे? आप जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी किसी एक टॉपिक में से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की कम संभावना है। ठीक है, तो जब आप लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी टॉपिक में से कितना पढ़ना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर मैं बात करूं, कोई एक टॉपिक ले लेते हैं सिलेबस में से, फॉर एग्जाम्पल कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही ले लेते हैं। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट मान के चलिए एक टॉपिक है सिलेबस का, अब सवाल उठता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ें, किन किन की थ्योरीज पढ़ें, किन की नहीं पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, कि अगर आपको ये सिलेबस में टॉपिक दे दिया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका पूछा जाएगा, तो सवाल उठता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी क्या पूछा जाएगा, किसकी थ्योरी पूछी जाएगी। इन सवालों को कौन जवाब देगा? ये जवाब देंगे लास्ट की 5 ईयर पीवाईक्यूज। ये आपको बताएंगे किसी एक टॉपिक में से आपको किस लिमिट तक पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है ना। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ी पढ़ना है, आपको ये भी देखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में से भी मुझे कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और इसका जवाब आपको लास्ट 5 ईयर जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपको इसका जवाब देंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सिलेबस, उसके बाद पीवाईक्यूज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास कितने दिन है? 70 दिन है, 70 डेज हैं। ठीक है, और इस 70 डेज में से आप जो अगले 4 से 5 दिन होंगे, 4 to 5 डेज, वो कंप्लीटली इसी को देंगे।
ठीक है। 4 to 5 डेज में आपका सिलेबस आपको वैसे तो एक ही दिन में समझ में आ जाएगा, सिलेबस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक ही दिन में समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लास्ट ईयर पीवाईक्यूज हैं ये टाइम लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप एक दिन में 2 ही सॉल्व कर पाएं पीवाईक्यूज, क्योंकि अगर आप देखें तो 150 क्वेश्चन होते हैं, उस हिसाब से 300 क्वेश्चन एक दिन में अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 दिन आपको लग सकते हैं। फिर भी मैंने आपको 4 से 5 दिन का टाइम दिया है कि सिलेबस और पीवाईक्यूज में आपको 4 से 5 दिन देने, इससे ज़्यादा नहीं देने, ठीक है। मैक्सिमम 5 डेज देंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा, आप जितना अच्छे से, जितना चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे, उतना आप ही का फायदा है, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। तो अगले 5 दिन आप इसमें देंगे। अब ये मत सोचिएगा कि ये 5 दिन आपकी टाइम वेस्टिंग होंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए एक बार अगर आप बात करें कि अब्राहम लिंकन, आप सभी को पता होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने एक बात ये कही थी कि अगर कोई मुझे 6 घंटे दे और कहे कि भाई ये पेड़ काटना है, तो मैं उस 6 घंटे में से 4 घंटे सिर्फ किस में लगाऊंगा, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में। इसका अर्थ क्या है कि सीधा मैं पेड़ काटने जाऊं उससे पहले जरूरी है कि मैं धार करूं, धार इन द सेंस अपने दिमाग को तेज करूं। और ये सिलेबस पीवाईक्यूज आपका दिमाग खोल देंगे, आपको साफ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा कि सीटेट क्या है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये 2 चीज अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, एक बेस बन जाएगा, आप एक समझ पैदा हो जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर आपको किसी टीचर से पूछने की जरूरत नहीं है, या मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है कि सर क्या पढ़ें बताओ। ये आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जब आपका सिलेबस और लास्ट की 5 ईयर पीवाईक्यूज जब आपके हो जाएंगे, तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आपको बनानी है, वो बनानी है अपने रिसोर्स के लेकर के, ठीक है। रिसोर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सिलेबस अगर आप देखें ना, सीटेट आज के टाइम में यूपीएससी से कम नहीं है। आप देखिए यूपीएससी में भी जो कंपटीशन है लगभग 10 लाख लोग बैठते हैं, और हम बात करें सीटेट की तो 15-16 लाख लोग बैठते हैं। तो यूपीएससी से ज्यादा कंपटीशन हमें आजकल सीटेट में देखने को मिल रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीटेट कोई आपको जॉब नहीं देती, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो इतनी ज्यादा इसमें लोगों को दिक्कत नहीं होती, अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो नेक्स्ट मौका उनके पास होता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज की बात करें तो आज के समय में आप देखेंगे तो सीटेट को लेकर के पूरा रिसोर्स का एक समुंदर है। उस समुंदर में से आपको डुबकी लगानी है, और आपको ये देखना है कि भाई कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं है। अगर आप खुद से चीजें समझेंगे तो हो सकता है डिफिकल्टी हो जाए, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आप इन चीजों को ध्यान में रखें, अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग रिसोर्स के रूप में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस को ही रखते हैं, भाई ऑनलाइन क्लास जो हम ले रहे हैं ना वो काफी है, उसी से काम चल जाएगा, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना है। ऑनलाइन क्लास अगर आप ले रहे हैं, कोई आपने कोर्स ले रखा है, कोई पेड कोर्स ले रखा है, या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, दैट इज ओके, आप ले सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप भाई किसी से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना टाइम बचा रहे हैं। वो टीचर आपको आपकी मेहनत जो होगी इतनी सारी, वो आपको एक घंटे या आधे घंटे की जो एक लेक्चर होता है उसमें आपको बता देगा। लेकिन उसके साथ साथ आप फिर भी बुक्स रखेंगे अपने पास। जैसे कि मैंने बताया, आपको 90% तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। ये बुक्स हो सकता है आपको कोई रिकमेंड कर दे कि भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो आपकी इच्छा है, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, मैं कोई रिकमेंडेशन आपको यहाँ नहीं दूंगा। लेकिन बुक्स सिलेक्ट करते समय एक चीज का ध्यान रखें कि ऐसी बुक ना चुन लें कि भाई जिसमें सारे सब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो ना, मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, एक ही किताब होती है, सिंगल बुक होती है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी हो गई, मैथ्स हो गई, ईवीएस हो गई, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, वो सारे सेक्शन एक ही किताब में दे दिए जाते हैं, और उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं। और किताब भी मतलब होती है लगभग 400, 450, 500 पेज की किताब हो जाती है। तो वो किताब मत लीजिएगा, मेरा सजेशन है। किताब बहुत बकवास होती है, क्योंकि इतने कम पेजेस में अगर आपको कोई चीजें बता दे रहा है तो बेकार है, और आप भी बहुत ही सिंसियरली एक एक पेज उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे गलत चीज है। बुक्स शॉर्ट करते समय आप ये तय करेंगे कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए बुक्स आपको थोड़ी है कि सारे सब्जेक्ट की किताबें खरीद लेनी है, आपको ये भी तो डिसाइड करना है ना कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उसको ध्यान में रखते हुए किताबें लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर आपके पास सीडीपी का कोई सोर्सेज नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां से आपको कुछ किताबें मिले, कुछ नोट्स मिले, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। नहीं है तब आप क्या करेंगे, आप बुक्स सिलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, और बुक भी ज्यादा नहीं, 1-2 बुक, ठीक है। कोई भी आप ऑनलाइन आजकल रिव्यू देख लीजिए, या किसी से एक्सपीरियंस ले लीजिए कि भाई आप कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। अगर मैं किसी किताब का नाम ले लूंगा तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ,
ठीक है, तो वो चीज मैं नहीं चाहता। तो बुक्स आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी बुक्स आपको चाहिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। बुक्स आप जब डिसाइड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक से ज्यादा बुक हो सके तो ना रखें, एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 2 बुक रख सकते हैं। और उसमें भी पूरी बुक एक एक पेज टू पेज नहीं पढ़नी है, ऐसे नहीं करना है। जब आपके हाथ में सिलेबस होगा ना, तो सिलेबस आपको बताएगा कि भाई यही टॉपिक पढ़ो, उस बुक में से वो टॉपिक ढूंढ लीजिएगा और उसी टॉपिक्स को पढ़िएगा। उसके अलावा ना इधर जाना है ना उधर जाना है, ठीक है। तो सिलेबस इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा आपके पास होना चाहिए, जो आपको समय समय पर बताता रहेगा कि भाई क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बुक्स लिखते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज हो सके तो आप ले लीजिएगा किताब सब्जेक्ट वाइज। उसमें भी मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा मत रखिएगा और उसमें भी आप पूरी किताब मत पढ़िएगा। आप अपना सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसमें से जो भी टॉपिक काम कर लगे वही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ता है हमको चीजें, बुक्स में सारी चीजें नहीं होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़नी पड़े ऑनलाइन, तो वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। वेबसाइट सबसे अच्छा माध्यम होता है चीजों को पढ़ने का, समझने का, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रैक्शन कम होता है। वेबसाइट में भी एक दो वेबसाइट आपको जो ठीक लगती है वो आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली मैं विकीपीडिया यूज करता हूँ, अगर मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स मुझे वहां पे मिल जाता है। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया, आप चाहें तो यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस में भी आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, आपको 1 से 2 ही टीचर्स की वीडियोस देखनी है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आजकल यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और बहुत सारा कंटेंट है। ये सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है आज के समय में, क्योंकि इसी में काफी आपका समय खराब हो सकता है आपको रिकमेंड कर दे, हो सकता है कि आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए। तो जो भी हो, जैसे भी हो, आपको एक दो से ज्यादा चैनल नहीं रखने हैं अपने पास। एक दो टीचर की वीडियोस आप रेगुलर देखते रहिए, जो आपको लगे कि भाई हाँ ये अच्छा मुझे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन भी कम से कम रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, इस पूरी तैयारी में आपको अपने फोन का इस्तेमाल कम से कम करना है, जितना कम हो सके अपने फोन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सिलेबस, लास्ट ईयर पीवाईक्यूज, देन रिसोर्सेज आप डिसाइड कर लेंगे। और जब आप ये चीजें कर लेंगे, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, ये मिटा देता हूँ या फिर इसको रहने देते हैं। यहाँ बता देता हूँ। टाइम टेबल, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो टाइम टेबल नहीं बनाते होंगे, मुझे पता है। और हो सकता है कि आप इजिली चीजें मैनेज भी कर लेते होंगे, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। ऐसे बच्चे सिर्फ 2 या 3% होते हैं जो कि बिना टाइम टेबल के भी अच्छा कर लेते हैं। बट टाइम टेबल को मैं मानता हूँ कि टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। मैंने भी जब तैयारी की थी तो मैं हमेशा एक टाइम टेबल फॉलो करता था। बट टाइम टेबल बनाना भी थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई टाइम टेबल हमें कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। तो क्योंकि आप जब टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपके पास टोटल कितने डेज हैं। तो 5 डेज, क्योंकि मैंने आपको बताया सिलेबस और पीवाईक्यूज में निकल जाएंगे, तो आपके पास हार्डली कितने डेज बचेंगे, 65 डेज जो है वो आपके बचेंगे। पर ध्यान रखिएगा, ये 65 डेज पूरे नहीं है आपके पास स्टडी के लिए। इसमें से आपको कम से कम नहीं तो 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन जो है वो आपको बचा के रखने हैं। किसके लिए बचा के रखने हैं? दैट इज फॉर मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। इसके पीछे भी रीजन है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको मैं समझा दूंगा। इन द सेंस आपके पास सिर्फ 50 डेज हैं जो कि आप देंगे अपनी स्टडी को, ठीक है। तो 50 डेज जो है वो आपको देने हैं सिंसियरली। आपको 50 डेज की ही के हिसाब से ही तैयारी करनी है। जब आप सिलेबस देख लेंगे, पीवाईक्यूज देख लेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि मुझे क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है। फिर आपको डिसाइड करना है कि अगले 50 दिन जो मैं तैयारी करूंगा वो कैसे करूंगा, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप वीकली टाइम टेबल बना लें, एक होता है आप मंथली बना लें। ये आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी बना सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, मैं भी जो फॉलो करता था वो मेरा वीकली टाइम टेबल होता था। वीकली टाइम टेबल जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। आप हर एक हफ्ते का अपना टारगेट बना लेते हैं
कि हाँ भाई मुझे कितना जो है पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। आप डेली का वीकली का एक टारगेट बना के रखते हैं, आप पूरे 50 दिन के लिए एक टारगेट बनाएंगे, उसको डिवाइड कर दीजिए वीक वाइज, और हर एक हफ्ते का एक टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई मुझे इस हफ्ते में इतना पढ़ना है। ठीक है, जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आप हो सके तो कम से कम नहीं तो 6 घंटे तो पढ़ाई को जरूर दें, 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए कम से कम 6 घंटे आप पढ़ाई को जरूर दें। और 6 घंटे का मतलब सिंसियर स्टडी होती है। कुछ होते हैं जो 6 घंटे पढ़ते तो हैं लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि भाई मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ। जो सही मायने में जो मैं सिंसियर स्टडी कह रहा हूँ 6 घंटे की, उसका मतलब ये होता है कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस है पढ़ाई पे, आपका ध्यान है, डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, इधर उधर की चीजें कुछ नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आपका ध्यान का है पढ़ाई पे। ऐसी पढ़ाई आपको 6 घंटे करनी है, और वो 6 घंटे की पढ़ाई सफिशियंट होगा अगले 50 डेज के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो कम से कम आपके पास 300 घंटे हो जाते हैं, तो काफी है। ठीक है, कंटिन्यू स्टडी आपको नहीं करनी है। अगर आप 6 घंटे का अपना टाइम टेबल बना लें तो कंटिन्यू स्टडी नहीं करनी है। हर एक बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि कंटिन्यू कितनी देर पढ़ सकता है। कुछ 1 घंटे पढ़ लेते हैं, कुछ 1.5, कुछ 2 घंटे, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप ब्रेक लीजिएगा बीच बीच में। साथ के साथ आप ये देखिएगा कि हो सकता है शुरू में आप 6 घंटे ना पढ़ पाए, क्योंकि भाई एक हैबिट भी तो होती है ना पढ़ने की। अगर आप मान के चलिए अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं और मैं आपको कहूँ कि कल आपको 6 घंटे पढ़ना है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। डोंट वरी, आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे हैबिट डेवलप करनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि जल्दी से आप उस लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है, तो पहले दिन अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो अगले दिन 3 घंटे, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इस प्रकार से आपको 6 घंटे तो कम से कम पढ़ने हैं, उससे कम समय आप नहीं देंगे, क्योंकि जो समय की है कमी बहुत ज्यादा है। दूसरी तीसरी चीज जो आप ध्यान रखेंगे कि आप जब टाइम टेबल बनाएंगे तो आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देंगे जो सब्जेक्ट आपका वीक है या जो आपको टफ लगता है, ऐसे सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको ठीक ठाक आता है, इजी है, हो सके तो आप उसको कम समय भी दे सकते हैं। साथ के साथ ऐसा सब्जेक्ट जो आपको अक्सर टफ लगता है उसको स्टार्टिंग में रखिए। कोई भी टाइम टेबल है, फॉर एग्जांपल आज का मेरा दिन शुरू हो रहा है, तो दिन में मैं उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ूंगा जो मुझे लगता है कि भाई टफ है, और जो इजी है उसको मैं बाद में पढ़ूंगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि जब आप टाइम टेबल बनाएंगे ना, तो टाइम टेबल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी हो। फ्लेक्सिबल होने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कि अगर आपने टाइम टेबल बना दिया तो एकदम वही उसी को फॉलो करना है चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि आप और हम बात करें, देखिए आप जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप सिर्फ पढ़ेंगे, पढ़ाई के अलावा भी चीजें होती हैं हमारे आसपास। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए अगर आपके दोस्त हैं, घर में लोग हैं, उनको भी देखना होता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि घर में कभी कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो वहां पर भी आपको देखना पड़ता है ना। कोई बीमार है, कोई दोस्त बीमार है, वो आपको बुला रहा है, तो वो भी आपको देखना होता है। तो वो सारी चीजें करनी होती हैं। इन द सेंस ये है कि आप टाइम टेबल ऐसा बनाए जो फ्लेक्सिबल हो, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश हो, है ना। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहना है कि भाई पढ़ाई के अलावा तो कुछ करना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए। ऐसी चीजें नहीं करनी है, ड्रामा आपको नहीं करना है कि भाई हाँ पढ़ाई सब कुछ है, अब तो मैं 50 दिन बाद भी दिखूंगा किसी को दिखूंगा, तो वो सब चीजें नहीं करनी है। कोई अगर सच में आपको लग रहा है कि जरूरत है, घर में कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आप समय निकालिए उस चीज के लिए। वो भी बहुत ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपके लिए ये है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना टाइम मूवी देखने के लिए निकाल रहे हैं कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा, चलो आज मूवी दिखाते हैं, आज मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आज मेरा मूड ऑफ है। ये सब ड्रामे नहीं करने फ्लेक्सिबल होने का मतलब, ये बिल्कुल नहीं होता है। 6 घंटे पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी सिचुएशन जो आपको लग रहा है कि यार सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, घर में कोई दोस्त बीमार है, उसके यहाँ जाना है, वो मुसीबत में है, तभी, अदरवाइज नहीं। इसके बाद अगला ध्यान रखिएगा कि आप जो टारगेट्स, मैंने कहा ना वीकली टारगेट्स बनाएंगे, वो टारगेट्स आप ऐसे बनाएंगे कि भाई वो एक हफ्ते में कवर हो जाने चाहिए। ऐसा अनएक्सपेक्टेड मत बना लीजिएगा कि आज तो मैं सीडीपी एक हफ्ते में खत्म कर दूंगा चाहे कुछ हो जाए, वो कभी नहीं हो सकता, और वो चीज़ आपको करनी भी नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको फिर क्या होता है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाती हैं, आपको गिल्ट फील होता है, आप डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। जो टारगेट्स होंगे वो ऐसे होंगे जो रियलिस्टिक होंगे, आपको लगेगा कि हाँ 6 घंटे की पढ़ाई के दौरान मैं इन्हीं चीज़ों को कवर कर सकता हूँ। कम टारगेट्स भी मत ले लीजिएगा कि 50 दिन में खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख के टाइम टेबल बनाएंगे तो एक अच्छा टाइम टेबल आपका बन सकता है, और फिर उसके हिसाब से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो आती है स्टडी, जो आपको करनी है।
अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि आप स्टडी करेंगे। अब स्टडी तो सबसे मेन काम तो यही है ना। इन सब चीज़ में आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है कि आपका टाइम टेबल ये नहीं कि आप एक दिन पूरा टाइम टेबल में लगा रहे हैं। आपका टाइम टेबल आधे घंटे 1 घंटे में बन के तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, रिसोर्स भी आपके जो डिसाइड करना चाहते हैं वो आपका 1 दिन में डिसाइड हो जाना चाहिए, फाइनल हो जाना चाहिए कि भाई मुझे यही चीज़ें फॉलो करनी है, इसके अलावा मुझे कहीं ध्यान नहीं देना है। इनमें ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको मेन सीधा स्टडी पर फोकस करना है। आप सिलेबस पीवाईक्यू के साथ साथ भी इन पर फोकस करते रहिएगा, साथ के साथ चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद जैसे ही आपका 6th डे आएगा, आप मेन जो स्टडी है कोर्स वो अपना पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसे बच्चे जो कोर्स पेड कोर्स ले रहे होंगे, बैचेस ले रहे होंगे, हो सकता है उनको तो भाई नोट्स ईजिली अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से उस नोट्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेरा सजेशन रहता है, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि समय की कमी है। तो अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, वो है खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना। ठीक है, ये सजेशन मैं सभी को देता हूँ कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। अगर कोई आपको नोट्स दे रहा है खरीद के तो ऐसा ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी की क्लास भी ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, तब भी आप नोट्स बनाएं। इसके अलावा अगर आप मतलब कि बाहर कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कहीं किताब से पढ़ रहे हैं, तब भी नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि आप देखिए, जब आप रिसोर्स आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। अगर आप मैं बात करूँ किताबों की, तो मैंने कहा 4-5 किताबें तो कम से कम हो जाएंगी। फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे, वेबसाइट पे चीज़ें सर्च कर रहे होंगे, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उन कंटेंट को एक जगह करना होता है, हमें समराइज करना होता है, उसके लिए हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, जो मेरा सजेशन रहता है कि आप सभी बनाएंगे। ठीक है, अगर आप बना सकते हैं तो बेहतर है, अगर आपकी हैबिट है नोट्स बनाने की तो अच्छी बात है, बनाइए। ऐसा नहीं कि आपको नोट्स बनाने नहीं आता और आप ट्रायल शुरू कर दें, वो चीज़ें नहीं करनी, कि नोट्स बनाना भी एक आर्ट होता है। हर एक व्यक्ति नोट्स नहीं बना पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो नोट्स कभी नहीं बना पाएगा। हाँ, धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस वो सीख जाता है कि नोट्स मुझे कैसे बनाने हैं, बट इसमें टाइम लगता है चीज़ों में। तो नोट्स बनाने की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है पढ़ाई के दौरान। दूसरी चीज़ ये है कि आप समय समय पर रिवीजन भी करते रहेंगे। ठीक है, हो सके तो रिवीजन करते रहिएगा, कि अगर मैंने आज जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको मैं एक बार सोने से पहले या लास्ट के आधे घंटे उसको मैं दोहरा लेता हूँ। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हो सके तो बीच में, या हो सके तो क्या मैं कहूँगा कि आप कुछ मॉडल टेस्ट पेपर भी देते रहेंगे बीच बीच में, ये आपको देना है, इट इज़ मैंडेटरी। मॉडल टेस्ट पेपर आपको जरूर देने हैं, कम से कम आप कोशिश करिएगा कि हफ्ते में, वीक में एक मॉडल टेस्ट पेपर तो आप जरूर दे दें। अगर आप 6 घंटा रख रहे हैं तो उस दिन आप 6 घंटे से ज़्यादा 2.5 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के जरूर रखिएगा, मॉडल टेस्ट पेपर दे दीजिए। ये संडे का दिन हो सकता है, छुट्टी का दिन होता है, आप आराम से अपना 2.5 घंटे निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उस दिन आप मॉडल टेस्ट पेपर जरूर देंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके हार्डली मैं कहूँगा कि 6 से 7 या 7 से 8 मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो आपके लग जाएंगे। ठीक है, अब मॉडल टेस्ट पेपर में भी समझने की जरूरत है हमें कि हम कहाँ से करें। मॉडल टेस्ट पेपर देखिए, बहुत सारे कोचिंग वाले भी आजकल मॉडल टेस्ट पेपर बेचते हैं, तो आपको वो टेस्ट पेपर खरीदना है नहीं खरीदना, ये आपका अपना डिसीजन है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, आपको नहीं खरीदना मत खरीदिए, उसके लिए मैं आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप किसी से भी मॉडल टेस्ट पेपर खरीदें तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे ना, लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज, आपको पता होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो जब भी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करें या लें, तो आप जरूर देख लें कि ये जो क्वेश्चंस हैं क्या इसका स्टैंडर्ड इस पीवाईक्यू जो मैंने सॉल्व किए थे उससे मैच करता है, क्या उसके जैसा है, उसका स्टैंडर्ड फॉलो करता है नहीं करता। बहुत सारे ऐसे मार्केट में मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं जो कि सीटेट के स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं करते। क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं डायरेक्ट, जैसे यूपी टेट में पूछा जाता है, बी टेट में पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जबकि सीटेट वो चीजें नहीं करती। सीटेट का अपना एक तरीका है क्वेश्चंस बनाने का। तो मॉडल टेस्ट पेपर करते समय आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको मान के चलिए पेपर नहीं मिल पा रहा उस तरीके का, तो क्या करेंगे। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है कि आप खुद सीटेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज ही एज अ मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि देखिए, अभी तक लगभग 19 बार शायद सीटेट हो चुका है, आई थिंक, जितना मुझे पता है। और तो लगभग 19 पेपर तो मार्केट में होंगे, सीटेट की वेबसाइट पर भी काफी सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल्स हैं जो कि ऑफिशियल होंगे। अब क्योंकि आप 5 क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व कर चुके होंगे, 5 पेपर्स, तो फिर भी कम से कम नहीं तो 15 तो बचेंगे ना पीवाईक्यूज, मतलब 14-15 तो बचेंगे ना। तो उस 14-15 पीवाईक्यूज में से ही 7-8 पीवाईक्यूज एज अ मॉडल टेस्ट पेपर हर हफ्ते आप सॉल्व करेंगे।
ये सबसे बेस्ट सोर्स है जो आपको बता देगा एग्जैक्टली कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है कितनी नहीं है। और वो जो आपका रिजल्ट आएगा ना उस मॉडल टेस्ट पेपर में, दैट विल बी 100% ऑथेंटिक रिजल्ट होगा। किसी तरीके का कोई ये नहीं कि भाई मॉडल टेस्ट पेपर किसी और का बना रहा हूँ, वहां पे मेरे 100 बन रहे हैं, सीटेट का जब सोल्व करने बैठा तो मेरे वहां पे 70 बन रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि मॉडल टेस्ट पेपर ले लेते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो जब सॉल्व करा रहे होते हैं तो आपके मार्क्स तो भाई 100 बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, और जब आप सीटेट का जब सॉल्व करने बैठते हैं तो आपके तो भाई 90 भी नहीं बन रहे। ऐसा होता है। उसका रीजन ये है कि मॉडल टेस्ट पेपर वो जो बनाते हैं वो सीटेट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, और इसमें आप ही का नुकसान होता है। उससे बचने के लिए कुछ मत करिए, सीटेट के पीवाईक्यूज ही उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही उठाइए, और उन्हीं को हर हफ्ते एक मॉडल टेस्ट पेपर आप जरूर सॉल्व करेंगे, और अगले 50 दिन आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सिलेबस, पीवाईक्यूज, रिसोर्सेज, टाइम टेबल एंड स्टडी। उसके बाद क्या करेंगे, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अगली जो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, मैं यहीं लिख देता हूँ, आई होप आपको विजिबल होगा। 6th जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज मॉक टेस्ट। मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना और मॉक टेस्ट सॉल्व करना दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब ये है कि आपने क्या है कि चीजें पढ़ी हैं और आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पेपर सॉल्व करते समय आप पढ़ रहे हैं, फिर उसको समझ रहे हैं, उसके ऑप्शंस देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, बुक्स की हेल्प ले रहे हैं, वहां से चीजें देख रहे हैं, कुछ आप कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो क्यों हुआ है उसको देख रहे हैं, साथ के साथ कर रहे होते हैं, पेपर सॉल्व हो रहा होता है। वो होता है मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना। बट मॉक टेस्ट एक डिफरेंट चीज है। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि जैसे सीटेट हॉल में जाकर के आप एग्जाम देंगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में, उसी तरीके का एक इन्वायरमेंट आपको बनाना है अपने घर में और आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, आप अगर पेपर 1 दे रहे हैं आपकी टाइमिंग 9:30 से 12 होनी चाहिए। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो आपकी टाइमिंग 9:30 से 12 होनी चाहिए। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो आपकी टाइमिंग 2:30 से 5 होनी चाहिए। इसी टाइम में आपको एग्जाम देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मॉक टेस्ट घर पे दे रहा हूं तो सुबह उठते ही मॉक टेस्ट दे दूंगा, नहीं। एवरीथिंग यू हैव टू फॉलो। आपको मॉक टेस्ट देते समय क्वेश्चन पेपर रखना है, और OMR शीट जो सीटेट में होती है वैसी ही OMR शीट भी लेनी है। आजकल मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए, यूज करिए। प्रॉपर उस तरीके से आपको वो चीजें लेनी है। और जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है ना पिन ड्रॉप साइलेंस, वैसे एक कमरा लेना, आराम से घर पे कह देना भाई मुझे अगले 2.5 घंटे कोई डिस्टर्ब ना करे, और उस 2.5 घंटे में बिल्कुल जैसे सीटेट में आप पेपर में बैठ करके मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना वैसे देना है। उस 2.5 घंटे में बिल्कुल सेलफोन यूज नहीं करना, इधर उधर कुछ नहीं जाना। क्वेश्चंस में अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं कि आप मॉक टेस्ट बीच में छोड़ देंगे, नहीं हो रहे तब भी पूरा खत्म करके उठेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद जब आपका सीटेट मॉक टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, फिर बैठ करके मिला लीजिए कि भाई मेरे मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो फिर उनको ठीक भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई गलत हो रहे हैं नंबर देख लिए, हाँ भाई 100 नंबर बन रहे हैं, चलो ठीक है रिलैक्स हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। और एक चीज का ध्यान रखेंगे आप सभी कि जब भी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी एक चीज मैं आपको, ये बात मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि आप अपना टारगेट 100 मार्क्स से कम का नहीं रखेंगे। जब तक आपका स्कोर 100 प्लस नहीं हो जाता आप आराम से नहीं बैठेंगे। ये नहीं कि अगर मेरे 92 बन रहे हैं, 93 बन रहे हैं, मेरे तो सीटेट क्लियर हो रहा है मॉक टेस्ट में, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आपको लास्ट तक भी पेपर देना है मॉक टेस्ट का, चाहे आपके पहले मॉक टेस्ट में 100 आ जाए उसके बावजूद भी आपको अगला मॉक टेस्ट देना है, और तब तक देते रहना है जब तक आपके 100 मार्क्स ना बन जाए, रुकना नहीं है आपको। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मॉक टेस्ट आप ऐसे देंगे, तो मॉक टेस्ट देने के बाद सॉल्व भी करेंगे, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन सही हुए हैं उसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं, मतलब जो ऑप्शंस दिए गए उसमें भी कुछ नई चीजें हमें पढ़ने को मिलती है कि यार ये ऑप्शंस में कुछ नया दिख गया, उसको भी पढ़ना है अच्छे से। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी तक हमने 6 चीजें देख ली, सिलेबस, पीवाईक्यूज, रिसोर्सेज, टाइम टेबल, स्टडी करेंगे फिर हम ना जो स्टडी प्लान है, एंड देन मॉक टेस्ट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो लास्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज रिवीजन। अगले लास्ट के जो 2 हफ्ते मैंने आपके रखे थे ये मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए ही रखे थे। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन आपको अगले लास्ट के 2 हफ्ते में करना है। ध्यान रखिएगा इन 2 हफ्तों में कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। चाहे आपको कोई कितना भी बता दे कि ये बहुत जरूरी है इसको पढ़ ले, ये नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम में तो फेल हो जाएगा, तेरे नंबर कम हो जाएंगे। इग्नोर, नहीं पढ़ना है। मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मुझे भी पता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, लास्ट के कुछ 1 दिन बच रहे हैं, उसके बाद अचानक से कोई नई चीज आ रही है
और ऐसा लगता है कि पढ़ लो इसको, कोई मुझे कह रहा है पढ़ने को तो पढ़ लो, ऐसा ना छूट जाए। कुछ नहीं होता, सब बकवास चीजें। लास्ट के दिनों में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, आप पहले से डिसाइड करके रखेंगे रिसोर्स के रूप में कि मुझे क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू सिलेबस को देख करके कितना पढ़ना है, उसके अलावा नया कुछ नहीं पढ़ेंगे लास्ट में, चाहे कोई कितना भी आपको इंसिस्ट कर ले। आप क्या करेंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन। मॉक टेस्ट पे बात कर ली, रिवीजन आपको करना है। अब रिवीजन करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है नोट्स की। इसीलिए मैं आपको नोट्स कह रहा था कि नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको बताएंगे कि रिवीजन जब कर रहे हैं तो कैसे आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप देखिए अगले 2 हफ्ते में ना आपको 4 से 5 बार कम से कम नहीं तो रिवाइज कर लेना चीजें। मॉक टेस्ट के साथ कह रहा हूं मैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और साथ के साथ आपको रिवीजन भी करना है। 7-8 मॉडल टेस्ट पेपर तो आपके यहाँ लग जाएंगे, बाकी बचे हुए पीवाईक्यूज जो है आप मॉक टेस्ट में यूज कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए हो सकता है कि अगले 4 से 5 दिन में कैसे रिवीजन होगा, क्योंकि अगले 50 दिन में तो हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, और अगले 4 से 5 दिन में कैसे रिवीजन कर ले। इसीलिए मैं आपको नोट्स कह रहा था कि नोट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नोट्स आपका टाइम बहुत बचाते हैं लास्ट मोमेंट पे। लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन करेंगे तो आप 4 से 5 बार रिवीजन तभी कर सकते हैं जब आपके नोट्स तैयार होंगे। अदरवाइज आप खुद ही सोचिए, आप इतने सारे जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको 4 से 5 बार आप दोबारा इनको पढ़ सकते हैं? कभी नहीं पढ़ सकते। वो कब पढ़ सकते हैं? नोट्स पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाने का तरीका होता है, बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बनाने होते हैं, बहुत ही ऐसे नोट्स बनाने होते हैं कि सिर्फ आप ही को समझ में आए और किसी को समझना है, किसी दोस्तों को समझ में ना आए। कुछ लोग क्या करते हैं कि नोट्स बनाने के नाम पे इतना सुंदर सुंदर लिख रहे होते हैं, डिटेल में लिख रहे होते हैं कि जैसे उनको भाई किसी को बेचना है, किसी को मार्केट में सेल करनी है। वो चीज नहीं करनी, फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सीटेट के नाम पे। आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं जो कोई देख के कह दे कि यार ये तो रफ कॉपी लग रही है तेरी। ऐसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, आप ही को समझ में आए और किसी को समझ में ना आए। और जब आप नोट्स बना चुके होंगे तो अगले 4 लास्ट में जो 4-5 बार मैं कह रहा हूँ ना रिवीजन करने को, ये तभी हो पाएगा जब आपने नोट्स बना रखे होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे रिवीजन करके नहीं जाते एग्जाम में, क्या करते हैं कि बस सिलेबस खत्म हो गया शांति से बैठ जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि सिलेबस में से तुमने जितना भी कुछ इस 50 दिन में पढ़ा है ना, वो कुछ भी आपके दिमाग में 100% नहीं रहने वाला। उसमें से मुश्किल से 20% रहता है, लेकिन अगर आप 4-5 बार पढ़ रहे हैं ना तो वो कम से कम नहीं तो 95% हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। इसको लिख लीजिए कहीं पर, मैं जरूर बार बार ये इंसिस्ट कर रहा हूँ कि रिवीजन बहुत जरूरी है। इसको लाइटली मत लें, हल्के में ना लें। बहुत सारे बच्चे रिवीजन करके नहीं जाते और ऐसे में उनके सीटेट क्लियर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कई गुना कम हो जाती है। तो आपको इस चीज से बचना है तो रिवीजन बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको ये चीज लगे कि मैंने जो इतनी सारी चीजें बता दी यार, ये तो बहुत कुछ बता दिया, 70 दिन में तो ये हो ही नहीं जाएगा। हो जाएगा, 6 घंटे डेली पढ़ेंगे हो जाएगा। 6 घंटे डेली पढ़ेंगे, सिलेबस पीवाईक्यूज पहले ही कर लेंगे, ये आपका बहुत सारा टाइम बचा देगी अगले 50 दिन में। सिलेबस पीवाईक्यूज अगर आप 5 दिन में खत्म कर देते हैं, 5 से भी कम दिन मैं कहूंगा 3 दिन में कर देते हैं ना, आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपकी बहुत मेहनत बचाने वाली है। और जब आप पढ़ने बैठेंगे सिंसियरली 6 घंटे पढ़ेंगे अगले 50 दिन तक, तो डेफिनेटली आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, नोट्स बनाना है, ये सारी चीज़ अगर आप सिंसियरली करेंगे तो डेफिनेटली आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी ऐसे ही नहीं है, मैंने फॉलो की है, ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो करता था तैयारी करते समय। मैंने भी 2 बार सीटेट पेपर 1 निकाल रखा है, पेपर 2 एक बार निकाल रखा है, तो मुझे काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है और ये चीज़ें काफ़ी हद तक यूजफुल होती हैं। बाकी एग्जाम्स भी दिए जिसमें मैंने वो भी क्लियर कर रखे हैं और उसमें भी मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी। और इसीलिए मैं आपको ये 7 स्टेप स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आप इनको भी फॉलो करके काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, समय अगर थोड़ा ज़्यादा होता है, 4 से 5 महीने होते हैं, तो तैयारी बहुत ही बेहतर होती, शानदार होती। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके पास जितना समय है उसी में तैयारी करिए, क्योंकि ये समय की जो कमी है ये सिर्फ एक आपके लिए नहीं है, जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं सभी के लिए है। सेम प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि भाई ये सिर्फ आपके साथ है, ऐसा नहीं होगा, ये सभी के साथ है। तो इस पर तो डिस्कशन करना ही बेकार है कि हमारे पास समय कम है। डिस्कशन तो इस पर करना है कि कम समय में हमें बेहतर तैयारी कैसे करनी है, और वो सिर्फ इसी से हो सकता है ना। तो देखिए भाई, पढ़ाई तो सभी करते हैं ना, ये थोड़ी कि पढ़ने से ही सब कुछ हो जाता है। अगर सिर्फ पढ़ाई करने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर भाई लोग ये स्ट्रेटजीज वगैरह क्यों बता रहे होते हैं आपको? आप भी देखिए, बहुत सारे लोग आपको स्ट्रेटजी बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, क्यों बताते हैं? क्योंकि वो स्ट्रेटजी सच में काम आती हैं। एक स्मार्ट तरीका हमें अपनाना पड़ता है तैयारी करने का।
ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, काम की रही होगी, यूजफुल होगी, अच्छी लगी, यूजफुल रही, वैल्यूएबल है आपके लिए, तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। आपका एक कंट्रीब्यूशन हमें और हेल्प करेगा इसी तरीके के कंटेंट बनाने में। चलिए जल्दी दोस्तों मैं आपको अपनी सीरीज भी दूंगा, जिसमें कि मैं डिटेल में पूरा CDP अच्छे से कवर करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट आपको एक जगह मेरे चैनल पर अवेलेबल होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,